ईरान पर जारी हमलों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने वहां तबाही मचाने की धमकी दे दी। उन्होंने साफ किया कि अगर ईरान जल्द ही समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसकी धरती पर बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, सब कुछ बर्बाद कर दिया जाएगा, पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। धमकी ट्रंप ने ऐसे समय पर दी जब अमेरिका ने लगातार चौथे दिन ईरान पर हमले किए, उसके अलग अलग सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की, आत्मघाती ड्रोन की बारिश कर दी, मिसाइलों की बारिश कर दी। अमेरिका की नेवी की सेंट्रल कमांड ने हमले का वीडियो भी जारी किया। उसमें दिखा कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर उड़ान भरी, एक बार फिर ईरान के आसमान में पहुंचे और एक बार फिर कहर बरपा दिया। अमेरिका की सेना ने जानकारी दी, उसने करीब 7 घंटे तक लगातार ईरान में एयर स्ट्राइक की और दर्जनों अड्डों को दहलाने का दावा किया, ईरान को गहरे जख्म देने का दावा किया, उसे भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। अमेरिका के टारगेट पर इस बार भी ईरान के दक्षिणी इलाके रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसके आसपास के इलाके। बीते एक हफ्ते में अमेरिका वहां सैकड़ों हमले कर चुका है और इनका जवाब देने में ईरान भी कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहा। अमेरिका ने हमला किया तो ईरान ने भी पलटवार किया, दोबारा अपने पड़ोसी देशों को निशाने पर उसने लिया। उनकी जमीन पर अमेरिका के जो एयरबेस बने हैं उन पर मिसाइलों की फिर बौछार कर दी, बम की तरह फटने वाले ड्रोन की बौछार कर दी। ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिका के एक बेस को अपने शाहिद ड्रोन से दहलाया। ड्रोन के फटते ही जबरदस्त धमाका हुआ, आग का गोला बन गया वहां पर। ईरान की आईआरजीसी सेना ने दावा किया उसके इस हमले ने अमेरिका के एक एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया, वहां पर उसे जलाकर राख कर दिया। हालांकि अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन ईरान ने सिर्फ कुवैत पर ही हमला नहीं किया बल्कि बहरीन पर भी एक बार फिर हमला किया, कतर पर हमला किया, जॉर्डन पर हमला किया। चारों देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। ईरान ने उन्हीं पर बमबारी करने का दावा किया। इस वार पलटवार के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह मिटा देने की धमकी दे दी कि ईरान के पास ज्यादा वक्त नहीं है, बेहतर होगा कि वो अमेरिका के साथ समझौता कर ले, नहीं तो तबाही के लिए तैयार रहे। You better make a deal. You're not going to have anybody left. ट्रंप ने चेतावनी दी अगर ईरान समझौते के लिए नहीं माना तो आने वाला हफ्ता उस पर बहुत भारी पड़ेगा, ईरान के लोगों पर भारी पड़ेगा, क्योंकि तब अमेरिका ईरान में बिजली के प्लांटों पर बमबारी शुरू करेगा, पुलों पर बमबारी शुरू करेगा, अहम सड़कों पर बमबारी शुरू करेगा, उन्हें मिट्टी में मिला देगा। ये कह रहे हैं ट्रंप। It's really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges. अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ किया कि जब तक ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं लौटता तब तक उस पर हमले जारी रहेंगे। और अमेरिका के हमलों के बीच ईरान ने धमकी दी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कच्चे तेल की एक भी बूंद बाहर नहीं जाने देगा। गैस की सप्लाई पूरी तरह बंद कर देगा। गैस ढोने वाला कोई भी जहाज उस रास्ते को पार नहीं कर पाएगा, तेल ढोने वाला कोई भी जहाज इस रास्ते को पार नहीं कर पाएगा। ईरान की इस धमकी से पूरी दुनिया में खलबली मच गई। जो देश खाड़ी देशों से कच्चा तेल और गैस लेते आए हैं उनके माथे पर फिर शिकन आ गई। उन्हें फिर डर सताने लगा कि कहीं हॉर्मुज गलियारे से जो इक्का दुक्का जहाज अभी गुजर रहे हैं उन पर भी रोकने लग जाए। आशंका जताई गई इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम आसमान पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि ईरान की आईआरजीसी सेना ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो अमेरिका के हमलों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जरूरत पड़ी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह ठप कर देगी, पूरी तरह बंद कर देगी। किसी भी जहाज को न तो इस पार से उस पार जाने देगी, ना ही उस पार से इस पार आने देगी। कच्चे तेल का कोई भी कतरा, एक भी कतरा हॉर्मुज गलियारे को पार नहीं कर पाएगा, एक बूंद तेल बाहर नहीं आ पाएगा। यह धमकी दी आईआरजीसी ने। अंदेशा है कि अगर ईरान ने ऐसा कर दिया तो जंग की वजह से दुनिया पर तेल का जो संकट मंडरा रहा है वो और गहरा हो सकता है। कच्चे तेल के लिए मारामारी बढ़ सकती है। आईआरजीसी ने धमकी दी कि अमेरिका की सेना पीछे नहीं हटी तो इसका अंजाम उन सभी देशों को भुगतना होगा जो हॉर्मुज गलियारे के रास्ते व्यापार करते हैं, तेल खरीदते हैं, गैस खरीदते हैं, दूसरी जरूरी चीजें खरीदते हैं। उन सभी को नुकसान उठाना पड़ेगा।
हालांकि ईरान के मुताबिक अगर अमेरिका अपनी नाकेबंदी वहां से हटा ले, ईरान पर हमले बंद कर दे, तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। हॉर्मुज गलियारे को पूरी तरह बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ट्रंप पर ईरान की इन धमकियों का कोई असर नहीं दिखाई दिया। उन्होंने दावा किया हॉर्मुज गलियारा सिर्फ ईरान के लिए ही बंद है। अमेरिका ने जो नाकेबंदी लगा रखी है उसकी वजह से सिर्फ ईरान के जहाजों को रोका जा रहा है, बाकी देशों के लिए कोई रोक नहीं है। It's open if people want to go through it. We're not opening it for Iran. That's the only one it's closed for. It's closed for Iran both in and out, but it's open now. हालांकि ट्रंप ने जो ये दावा किया इससे महज 24 घंटे पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 जहाजों पर हमले हुए थे। वो यूएई से लौट रहे थे। ईरान की सेना ने उन पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। चालक दल में शामिल एक भारतीय की भी मौत हो गई थी। 10 लोग घायल हो गए थे। उधर ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सामान ढोने वाला एक जहाज डूब गया। समंदर में वो जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। कुछ ही घंटों के अंदर जहाज का आधा हिस्सा पानी में समा गया। हालांकि जहाज पर मौजूद चालक दल के सभी सदस्यों को बचा लिया गया। जो जहाज डूबा उसका नाम लूनी बताया गया। 32 साल पुराना जहाज था। तुर्की की एक कंपनी का बताया गया जहाज, लेकिन हॉर्मुज गलियारे से गुजरने के दौरान जहाज ने समंदर में जल समाधि ले ली। समंदर में समा गया। वो समंदर के पानी में डूब गया जहाज। हॉर्मुज गलियारे के पास ईरान का पोर्ट है बंदर अब्बास, उसी के पास लूनी जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। बीच का हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। जहाज का आगे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठा दिखाई दिया। जहाज के डूबने को लेकर अलग अलग बातें सामने आई। कुछ रोज पहले जहाज की एक दूसरे जहाज से टक्कर हो गई थी। उसी टक्कर से जहाज के ढांचे को नुकसान पहुंचा था। उसमें दरारें पड़ गई थी। जहाज में पानी भरना शुरू हो गया था और वो समंदर में बीच से टूट गया। दूसरा कारण यह बताया गया कि जहाज समंदर में किसी बारूदी सुरंग से टकरा गया, जो माइन बिछा रखी है ईरान ने। उसी वजह से जहाज बीच से फट गया और पानी भर जाने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डूब गया। हादसे के वक्त जहाज पर 26 सदस्य थे चालक दल के। उन सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पश्चिम एशिया के हालात को लेकर अमेरिका और चीन के बीच बहस हुई। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत ने चीन पर ईरान और यमन के हूथी लड़ाकों को हथियार मुहैया कराने के आरोप लगाए। अमेरिका ने चीन पर हूथी लड़ाकों पर हथियारों की पाबंदी लगाने वाले यूएन के प्रस्ताव का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। अमेरिका में रिटेल महंगाई दर बढ़ने के अनुमान की खबर ने शेयर बाजार में रौनक बिखेर दी। शेयर बाजार ने मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत की। निवेशकों की खरीदारी की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी रही। कारोबार बंद होने तक सेंसेक्स 130 अंकों की बढ़त के साथ 77,185 पर बंद हुआ और निफ्टी 26 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 24,078 पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर एक बार फिर सुलग उठा। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ होने वाले मार्च से पहले वहां भयानक हिंसा भड़क गई, गोलियां चल गईं, आंसू गैस के गोले दागे गए। पाकिस्तान की सेना पर आरोप लगा। फायरिंग में कई लोगों के मारे जाने की खबर मिली। पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दावा किया 8 जगहों पर गोलीबारी हुई। आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना ने निशाना साध कर प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। 9 जून से पीओके में लोग सड़कों पर हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस दौरान एक बार नहीं, कई बार पाकिस्तान की सेना पर फायरिंग करने के आरोप लगे। करीब 30 लोगों को जान तक गंवानी पड़ी। पीओके में प्रदर्शन की अगुवाई JAAC जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी नाम के संगठन ने की हुई है। शहबाज सरकार के सामने 38 मांगे रखी गई थी। ऐलान किया कि मांगे नहीं मानी गई तो ऐसा आंदोलन होगा जो संभाले नहीं संभलेगा पाकिस्तान से। उसी को लेकर एक बड़ा मार्च निकाला गया, डिसीजन डे लॉन्ग मार्च। लेकिन डिसीजन डे लॉन्ग मार्च से पहले बवाल हो गया, हिंसा भड़क गई। पीओके के अलग अलग शहरों में मार्च के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, उन पर गोलियां चल गई। आरोप लगाया गया कि रावलाकोट में तो पाकिस्तान की सेना की तरफ से की गई फायरिंग में 9 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में वहां के सुरक्षा बल का एक जवान भी बताया गया। फायरिंग के बाद प्रदर्शनकारियों ने भी पाकिस्तानी रेंजर्स और सेना के जवानों को दौड़ा दिया, उन पर हमला कर दिया, पथराव कर दिया। ना मारे।
जेएसी से जुड़े लोगों ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने उन्हें दहशतगर्द बताकर, आतंकी बताकर कुचलने की कोशिश की, उनके सीने पर गोलियां चलाईं, जबकि वो अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे थे। पाकिस्तान का जो हुक्मरान तबका है, पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, वो कश्मीरियों का कत्ल आम जारी रखे हुए हैं। कल भी हमारे 10 लोगों को शहीद किया गया, इससे पहले भी बेशुमार लोगों को शहीद किया गया। डिसीजन डे लॉन्ग मार्च हो रहा था, उसको लेकर पीओके में बड़ी तैयारी दिखी। कई इलाकों में बाजार बंद कर दिए गए, स्कूल बंद कर दिए गए, सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए, कारखाने बंद कर दिए गए, मतलब वहां लॉकडाउन जैसा माहौल बना दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक चुके लोग सड़कों पर उतर आए, तय समय पर मार्च निकाला, नारेबाजी की। रावलाकोट की सड़कों पर तो लोगों का हुजूम दिखाई दिया। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, वहां की सेना के खिलाफ उन लोगों ने इंकलाब के नारे लगाए। रावलाकोट के अलावा प्रदर्शनकारियों का सैलाब पीओके के दूसरे इलाकों में भी नजर आया। लोगों की भीड़ कोटली में जुट गई, मीरपुर में जुट गई, हटियानवाला में जुट गई, मुजफ्फराबाद में जुट गई। प्रदर्शन में बच्चे दिखे, महिलाएं दिखीं। पीओके की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की सेना पर जुल्म करने का आरोप लगाया, अत्याचार करने का आरोप लगाया, बेगुनाहों की जान लेने का आरोप लगाया, उन्हें गोलियों से छलनी किए जाने का आरोप लगाया। पीओके में बढ़ते तनाव के बीच समझौते की भी कोशिश की गई, बातचीत के प्रयास किए गए। पाकिस्तान की एक पार्टी है जमीयत उलेमा इस्लाम, उसके नेता मौलाना फजलुर रहमान, धर्मगुरु भी हैं वो। उन्होंने जेएसी और सरकार के बीच मध्यस्थता की पहल की, जेएसी की बात सरकार के सामने रखने का भरोसा दिया, लेकिन जेएसी से भी मांग की कि वो कुछ दिन के लिए प्रदर्शन को रोक दे। मैं अवामी एक्शन कमेटी से एक बार फिर ये अपील करूंगा कि वो फिलहाल किसी भी अगले इक़दाम से गुरेज करें और चंद रोज मोहलत दें। हिंसा, गोलीबारी, पथराव और समझौते की कोशिशों के बीच प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार दिखे ही नहीं। उन्होंने ऐलान कर दिया इस बार आर या पार की लड़ाई होगी, चाहे उन्हें पाकिस्तानी फौज की गोलियां ही क्यों ना खानी पड़े। और इस सब के बीच पीओके में चल रहे प्रदर्शन को बदनाम करने की साजिश के भी आरोप लगाए गए। जेएसी के लोगों ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों के बीच उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जिसके पास से भारतीय करेंसी मिली, यानी भारतीय रुपए के नोट मिले, 100-100 के नोट मिले, 10-10 के नोट मिले। इसके बाद पकड़े गए व्यक्ति ने खुद यह कबूला कि ये नोट उसे उसके सीनियर अफसरों ने दिए। उसके सीनियर अफसरों ने उसे नोट दिए ताकि वो इसे किसी भी तरह प्रदर्शनकारियों की जेब में डालें और बाद में उनको पकड़ें और यह साबित करने की कोशिश की जा सके कि साजिश के तहत प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान के बाहर से फंडिंग मिल रही है। लेकिन पाकिस्तान के अफसरों का यह पूरा खेल तब बिगड़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने उस व्यक्ति को दबोच लिया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपनी पहचान खुद बताई और दावा किया कि वो इस्लामाबाद पुलिस का जवान है। उसके पास 100-100 के और 10-10 रुपए के भारतीय नोट मिले। शाम है 9627 मेरा बेल्ट नंबर है। मैं इस्लामाबाद पुलिस का मुलाजिम हूँ और मैं रावलाकोट ड्यूटी कर रहा हूँ। ये नोट मुझे मेरे एक सीनियर ने दिए हैं ताकि मैं ये किसी जो कमेटी का बंदा है वहाँ जल्द से मैं इसको ड्रॉप करूँ। पकड़े गए व्यक्ति ने अपनी पहचान के सबूत के तौर पर सीएनआईसी कार्ड भी दिखाया। सीएनआईसी यानी कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वहां होता है, पाकिस्तान में राष्ट्रीय पहचान पत्र की तरह होता है ये सीएनआईसी कार्ड। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से ये जारी किया जाता है। वहां के हर नागरिक को 18 साल की उम्र के बाद से ये बनवाना जरूरी होता है। जैसे भारत में पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड दिखाते हैं, वैसे ही वहां पाकिस्तान में सीएनआईसी कार्ड चलता है। तो पीओके में प्रदर्शनकारियों ने जिस व्यक्ति को पकड़ा उसने यही दिखाया, अपना सीएनआईसी कार्ड दिखाया और दावा किया कि वो पाकिस्तान का ही नागरिक है, पुलिस का जवान है और अपने अफसरों से उसे आदेश मिला था और उनका पालन कर रहा था।